बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? सब ठीक ठाक हैं, खुश हैं? ठीक है बेटा, पैथोलॉजी का लेक्चर हमारा आज का जो है वो जो है एम्बोलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, एम्बोलिज्म को आज हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि एम्बोलिज्म क्या है, ठीक है ना, इसकी कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी कौन कौन सी टाइप्स जो हैं वो हो सकती हैं, ठीक है जी, या फिर जो है इसमें आगे जो है कैसे इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। ठीक है ना, एम्बोलिज्म मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे कि एम्बुलेंस का लफ्ज़ है, तो एम्बुलेंस क्या करती है? घूमती रहती है, चलती फिरती रहती है, एक जगह से किसी चीज़ को उठा के किसी दूसरी जगह पे लेके जाती है मरीज़ को। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर थ्रोम्बस, बेशक वो कोई लिक्विड है या वो कोई गैस है या वो कोई सॉलिड पार्टिकल है, फिब्रिन पार्टिकल है, अगर वो ब्लड के अंदर अपनी ओरिजिनल जगह से उतर जाएगा और ब्लड के अंदर फ्लो करता हुआ किसी दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम कहते हैं एम्बोलिज्म। ठीक है ना, वो खुद क्या कहलाएगा? एम्बोलस कहलाएगा। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एम्बोलिज्म कहेंगे। बात समझ आ गई कि नहीं बेटा? मैंने आपसे अर्ज किया है कि एम्बुलेंस के साथ इसको आप रिलेट करें। एम्बोलिज्म क्या है कि अगर कोई ब्लड क्लॉट है या कोई लिक्विड है या कोई गैस है, वो अगर अपनी ओरिजिनल जगह से हट जाती है और ब्लड के अंदर अंदर मूव करके किसी और दूसरी जगह पे जाके बैठ जाती है, या वहाँ पर जाकर जो है जो खून की नालियाँ हैं उनमें कोई रुकावट डालती है, या फिर जो ब्लड फ्लो है उसमें कोई रुकावट डालती है, तो इस चीज़ को, इस प्रोसेस को हम कहेंगे एम्बोलिज्म। और वो चीज़ जो खुद होगी, बजाते खुद, वो एम्बुलस कहलाएगा। ठीक हो गया। तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर की जानब। लेक्चर नंबर 27 है आपका एम्बोलिज्म, आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ये बेटा आपके सिलेबस में भी है ये वाला टॉपिक। तो चलते हैं जी, देखते हैं एम्बोलिज्म या एम्बुलस क्या है। अच्छा, एम्बोलिज्म बेटा मैंने अभी आपसे अर्ज किया था कि इस अमल को हम एम्बोलिज्म कहेंगे, जबकि वो चीज़ जिसकी वजह से ये हो रहा है वो खुद बजाते खुद, वो चीज़ डजंट मैटर वो कि लिक्विड है, वो कोई सॉलिड पार्टिकल है जिसमें फिब्रिन क्लॉट हो सकता है, या फिर वो कोई गैस है, वो बजाते खुद क्या कहलाएगा? एम्बुलस कहलाएगा। तो एम्बुलस क्या है? देखिए, एम्बुलस इज डिटैच्ड इंट्रावेस्कुलर सॉलिड। ये क्या है? डिटैच्ड है। हमने डिटैच का लफ्ज लाजमी यूज करना है, क्योंकि बेटा अगर वो अपनी ओरिजिनल जगह पे ही जुड़ा रहेगा तो वो एम्बोलिज्म नहीं कहलाएगा। एम्बोलिज्म वो तब कहलाएगा जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करना शुरू कर देगा? मूव करना शुरू कर देगा। जब तक वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगा, डिटैच नहीं होगा अपनी ओरिजिनल प्लेस पे, हम उसको एम्बोलिज्म या एम्बुलस नहीं कह सकते। ठीक हो गया। अब देखिए, एम्बोलिज्म या एम्बुलस क्या है? एम्बुलस जो है वो ये कह रहा है कि एम्बुलस इज डिटैच्ड इंट्रावेस्कुलर सॉलिड। ये डिटैच्ड इंट्रावेस्कुलर सॉलिड है, या लिक्विड हो सकता है, या कोई गैस मैस हो सकती है। ठीक है ना, दैट इज कैरिड बाय द ब्लड फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द एडजेसेंट साइड, डिस्टेंट साइड। डिस्टेंट से क्या मुराद है? डिस्टेंस कहते हैं फासले को, कि अपनी ओरिजिनल जगह से ये उखड़ कर किसी दूसरी जगह पर अगर जाकर वहां पर बैठता है या वहां पर जाकर कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है, तो देन इट विल कॉल्ड एम्बुलस। ओके, सो वेयर इट ऑफन काजेज द टिश्यू डिसफंक्शन और इन्फेक्शन। तो वहां पर जाकर या तो ये टिश्यू डिसफंक्शन करवा देगा या फिर इन्फेक्शन जो है ये करवा देगा। ओके, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। एम्बुलस इज डिटैच्ड इंट्रावेस्कुलर सॉलिड। ये एक इंट्रावेस्कुलर सॉलिड है जो अपनी ओरिजिनल जगह से डिटैच हो सकता है, या फिर ये लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकती है, और ये ब्लड के जरिए अपनी ओरिजिनल जगह से एक दूर की जगह पर जाएगा और वहां पर जाके ये टिश्यू डिसफंक्शन या इन्फेक्शन करवा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद बेटा देखें इसकी क्लासिफिकेशंस। तो हमने एम्बुलस को या एम्बोलिज्म के प्रोसेस को एम्बुलस ही कहेंगे हम। एम्बुलस को हमने क्लासीफाई किया हुआ डिपेंडिंग upon the matter in the thrombi emboli, या डिपेंडिंग upon their infected site or not, या फिर डिपेंडिंग upon the sources of the emboli. So डिपेंडिंग upon the matter of emboli देखें, सॉलिड किस तरह से हो सकता है एम्बोलाई? वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी और गैस भी। सॉलिड में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी बेटा? देखें, डिटैच्ड थ्रोम्बाई, हमने क्या पढ़ा था? थ्रोम्बाई पढ़ा था। ठीक है ना, तो डिटैच अगर थ्रोम्बाई होगा या थ्रोम्बो एम्बोलाई उसको कहते हैं, जारी बात है। या फिर कोई एथीरोमेटिस मटेरियल हो सकता है, या ट्यूमर सेल क्लम्स हो सकते हैं,
या फिर टिश्यू फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, या फिर पैरासाइट्स हो सकते हैं, या बैक्टीरियल क्लम्प्स हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें एज अ एम्बुलस एक्ट कर सकती हैं जो कि सॉलिड है। उसके बाद हम देखते हैं लिक्विड की तरफ। तो लिक्विड में क्या क्या कुछ हो सकता है? फैट, ग्लोब्यूल्स हो सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड हो सकता है, या फिर बोन मैरो हो सकता है। तो ये लिक्विड एम्बुलस होगा। गैशियस एम्बुलस में क्या है? एयर आर द अदर गैसेज, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। तो डिपेंडिंग अपॉन द मैटर ऑफ द एम्बुला दे आर क्लासिफाइड इनटू द 3 डिफरेंट टाइप्स: solid, liquid and gaseous. Now we will classify it on dependency upon where the infected are not. So sterile or septic. Okay, either it is sterile, ये बीमारी काज नहीं करवाएगा, या फिर ये सेप्टिक है जो कि बीमारी काज करवा देगा। ठीक हो गया। फिर है डिपेंडिंग अपॉन द सोर्सेज ऑफ एम्बुला। सोर्सेज में देखें कार्डिक एम्बुला और आर्टीरियल और वेनस एम्बुला। कार्डिक एम्बुलाई में क्या है? लेफ्ट एंट्रम या एट्रियम या आर्टिकल या ऑरिकल, ये दिल के हिस्सों के नाम है। ठीक है ना। सो लेफ्ट एट्रियम एंड ऑरिकल, एट्रियल अपेंडेजेस, ठीक है ना, ये हो सकते हैं इनफ्रैक्ट इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। वो क्या करेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल में इन्फ्रैक्ट कर जाएंगे। सो वेजिटेशन ऑफ एंडोकार्डाइटिस, इसमें क्या है? लेफ्ट एट्रियम एंड आर्ट्रियल अपेंडेजेस हो सकती हैं, इनफ्रैक्ट लेफ्ट वेंट्रिकल हो सकता है, वेजिटेशन हो सकती है एंडोकार्डाइटिस की। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए आर्टीरियल एम्बुला है, इसमें क्या हो सकता है? सिस्टेमिक आर्टीरियल आर्टरीज इन द ब्रेन, ठीक है ना, सिस्टेमिक आर्टरीज इन द ब्रेन, ठीक है ना, ये हो सकती हैं, या फिर स्प्लीन हो सकती है, या फिर इसमें जो है किडनी हो सकती है, या इंटेस्टाइन हो सकती है। तो these are the types of arterial emboli. ओके, सो इसके बाद आप ये देखें कि इसमें बेटा वेनस एम्बोलाई कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें पुल्मोनरी आर्टरीज शामिल हो सकती हैं, लिम्फेटिक एम्बोलाई जो कि इसी में ही शामिल हो सकता है। ओके, हो गया। क्लासिफिकेशन आपको समझ आ गई। क्लासिफिकेशन हमने मेनली 3 चीज़ों के ऊपर की हुई है, मैटर के ऊपर की हुई है, और इसके अलावा हमने जो है इन्फेक्टेड या नॉन इन्फेक्टेड के ऊपर, और इसके बाद सोर्सेज ऑफ एम्बुलाई के ऊपर की हुई है, जिसमें कार्डिक एम्बुलाई है, आर्टीरियल एम्बुलाई है, या फिर अपना जो है ना वो वेनस एम्बुलाई है। ओके, हो गया। उसके बाद देखिए थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म 2 लफ्ज़ है, थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म, कि अगर आपका जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन थी वो अपनी ओरिजिनल जगह से उतर कर ट्रैवल करती है या किसी डिस्टेंस के ऊपर जाकर बैठ जाती है, then it will call the thromboembolism. So detached thrombus or part of thrombus constitutes the most common type of the embolism. सबसे ज्यादा कॉमन टाइप जो एम्बोलिज्म की है वो ये कह रहा है कि वो डिटैच थ्रोम्बस ही होगा। ठीक है ना। ये आर्टीरियल भी हो सकता है, मतलब कि सिस्टेमिक, या फिर वेनस भी हो सकता है। जो थ्रोम्बस है ना, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, जो कि पहले थ्रोम्बस था लेकिन अपनी ओरिजिनल जगह से उतर कर अब एम्बोलिज्म बन गया, तो ये आर्टीरियल भी हो सकता है और वेनस भी हो सकता है। देखें अब इसमें देखें आर्टीरियल थ्रोम्बो एम्बोलिज्म और वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, ये फर्क है। आर्टीरियल थ्रोम्बो एम्बोलिज्म में कौन कौन सी चीजें देखें? हार्ट है मोस्ट कॉमन, इसमें म्यूरल थ्रोम्बाई होंगी, लेफ्ट एट्रियम की, लेफ्ट वेंट्रिकल की, वेजिटेटिव म्यूरल एंडोकार्डाइटिस की, वेल्व्यूलर एंडोकार्डाइटिस है, प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व्स हैं, या फिर कार्डियोमायोपैथी है। लंग्स में कौन कौन सी हो सकती है? आर्टीरियल थ्रोम्बो एम्बोलिज्म इनमें हो सकती है। पल्मोनरी वेन्स हैं। सिस्टेमिक में कौन सी हो सकती है? इसमें बेटा एओर्टिक एथीरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी, या कैरोटिड एथीरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी, या फिर एओर्टिक एनेरिज्म हो सकता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ आर्टीरियल थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। सो फर्स्ट सिस्टेमिक डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी, जिसको हम बोलते हैं, पहले हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, मोस्ट कॉमन पैनिक वेन्स में होगा, या फिर कैवर्नस साइंस में होगा। ठीक है ना, कैवर्नस साइंस में होगा। उसके बाद हार्ट में कौन सी है? राइट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है ना, राइट साइड ऑफ द हार्ट। बेटा राइट साइड ऑफ द हार्ट में कौन सा खून आता है? वेन वाला खून है। और लेफ्ट साइड में कौन सा होता है? आर्टरीज वाला खून। तो जब वेनस थ्रोम्बाई की हम बात करेंगे तो फिर राइट साइड ऑफ द हार्ट हम बात करेंगे। ठीक हो गया ना, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अच्छा, फिर क्या है?
लंग्स देख लें, लंग्स में कौन सी हो सकती है, पल्मोनरी आर्टरी हो सकती है, ठीक है ना। सो ये बेटा थ्रोम्बोएम्बोलिज्म था। अब हम देखते हैं जी इसकी टाइप्स में, जिसमें सबसे पहले क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। देखें पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है, इसको देखते हैं। Pulmonary embolism originates from deep venous thrombosis and are the most common form of thrombotic diseases, ठीक है ना। ये डीप वेनस थ्रोम्बोसिस से ओरिजिनेट होगा और ये सबसे ज्यादा कॉमन टाइप है थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज की। सबसे ज्यादा जो पाई जाने वाली थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज है वो कौन सी है जी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक हो गया। इन मोर देन 95% ऑफ केसेस pulmonary embolism originate from leg, ठीक है ना। ये कहाँ से ओरिजिनेट होगी, लेग से, डिस्टल डीप वेनस थ्रोम्बोसिस से। 95% केसेस जो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के हैं ये शुरू कहाँ से होंगे बेटा, लेग से, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस से। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द एम्बोलिज्म, तो साइज के ऊपर डिपेंड करते हुए हमने एम्बोलिज्म को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया। इट कैन एक्लूड द नॉन पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना, स्ट्रेडल द पल्मोनरी आर्टरी बाइफर्केशन, ठीक है ना। सैडल एम्बुलेंस इसको बोलते हैं बेटा। स्ट्रेडल से मुराद होता है टांगे फैलाना, टांगे फैला के बैठना, मतलब कि इसमें यह होगा कि जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है उसकी बाइफर्केशन होती है ना। बाइफर्केशन कहते हैं कि अगर पीछे से एक चीज आ रही है तो आगे वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, वाई शेप, ठीक है ना। तो जारी बात है हर एक लंग के अंदर दाखिल होने के लिए जो पल्मोनरी आर्टरी है वो पीछे से एक होगी, आगे फिर अलग अलग हो जाएगी, वाई शेप बन जाएगी, ठीक है ना। उसको कहते हैं बाइफर्केशन या स्ट्रेडल। अच्छा, इसके बाद या तो ये हो सकता है या फिर आर इट कैन पास आउट इनटू द स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ द आर्टरीज, या तो ये जो पल्मोनरी बाइफर्केशन जहां पर होती है वहां पर आकर ये फंस जाएगा, या फिर ये जो है पास हो जाएगा, जो छोटी ब्रांचेस हैं आर्टरीज की वो उनमें चला जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, द पेशेंट हु हैज हैड वन पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज एट हाई रिस्क ऑफ मोर। ये बात बेटा अहम है इसलिए मैंने बोल्ड करके लिखी है। वो कहता है कि वो मरीज जिसको एक दफा पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए उसमें दोबारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो वेनस एम्बोलिज्म पासिस थ्रू एन इंटर आर्टीरियल और इंटरवेंट्रिकुलर डिफेक्ट एंड गेन्स एक्सेस टू द सिस्टेमिक आर्टीरियल सर्कुलेशन, कि ना जो वेनस थ्रोम्बोसिस है ये इंटर आर्टीरियल, ठीक है ना, इंटर आर्टीरियल या फिर इंटर वेंट्रिकुलर डिफेक्ट्स के जो है उसमें से पास कर सकता है, या फिर ये सिस्टेमिक आर्टीरियल सर्कुलेशन में भी अपनी एक्सेस को गेन कर सकता है, ठीक हो गया। अब उसके बाद देखें सोर्सेज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। देखें थ्रोम्बाई इन द राइट हार्ट, ठीक है ना। राइट हार्ट में अगर थ्रोम्बाई बन जाता है, जैसे कि सेप्टिक इन्फेक्शन है या आर्टीरियल फिब्रिलाइजेशन है, उसके बाद ट्यूमर एम्बोलाई हो सकता है, ठीक है ना, फिर एयर एम्बोलाई हो सकता है, फिर पेल्विक वेन थ्रोम्बाई हो सकता है फॉलोइंग द पेल्विक प्रोस्थेटिक सर्जरी, फिर उसके बाद फैट एम्बोलाई हो सकता है, ठीक है ना, फ्रैक्चर जिसमें है, फिर थ्रोम्बाई इन द डीप वेन्स, डीवीटी जिसको हम बोलते हैं, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस वो हो सकता है, ठीक है ना। मल्टीपल एम्बोलाई इन द पल्मोनरी आर्टरी थ्री विद द एक्यूट इन्फेक्शन। तो ये जो मोस्टली सोर्सेज हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के, ये इन एम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखें, ये देखें बेटा ट्रेकिया है, ये लंग्स हैं, ये आर्टरीज हैं। अब अगर आर्टरीज में यहाँ पर ये देखें ये ब्लड क्लॉट अगर जो है ये आकर यहाँ पर फंस जाएगा तो इसको हम कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक हो गया। ये देखें एम्बुलेंस फ्रॉम द लोअर एक्सट्रीमिटी डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। ये देखें बेटा ये जो वेन है ये आगे वेन है, यहाँ से ये वेन यहाँ से यहाँ जा रही है आगे, और ये यहाँ से यहाँ, मतलब कि ये बाइफरकेट कर रही है। तो अक्सर जो थ्रोम्बोस होता है वो एट द साइट ऑफ बाइफरकेशन ही जो है वो आकर फंसता है। पता क्यों? देखें आधा इस साइड पे चला जाएगा और आधा इस साइड पे चला जाएगा, दरमियान में ये चीज आगे और यहाँ पर आकर ये फंस जाएगा। अगर ये ना होता तो जारी बात है इसमें तो सीधा इस तरफ को ट्रैवल करते रहना था, लेकिन क्या होता है कि बाइफरकेशन वाली जगह पर आकर आधा इस साइड को चला गया आधा इस साइड को, तो ये फंस जाता है, ठीक है ना। ये आपने जरा गौर करना। उसके बाद देखें मेजर फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलाई। देखें मोस्ट पल्मोनरी एम्बोलाई 60 to 80% जो है वो कह रहा है कि क्लिनिकली साइलेंट हैं क्योंकि वो बहुत छोटे हुए हैं, मतलब कि 60 से 80% तो ऐसे हैं जिनका कोई पता नहीं होता कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है भी या नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। विद द टाइम चूँकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वो ऑर्गेनाइज होते जाएंगे
और वेस्कुलर वॉल में जो है वो इनकॉर्पोरेट जो है वो करना शुरू कर देंगे। तो समटाइम्स क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द थ्रोम्बो एम्बुलस लीव्स बिहाइंड डेलिकेट ब्रिजिंग फाइब्रस वेब, ठीक है ना। वो कह रहा है कि बाज़ का क्या होता है कि जो थ्रोम्बो एम्बुलस जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन पीछे एक बहुत ही नर्म नाजुक सा ब्रिज फाइब्रस वेब जो है वो छोड़ जाती है। सडन डेथ हो सकती है, इसमें राइट हार्ट फेलियर हो सकता है, उसमें कार्डियो वेस्कुलर कोलैप्स हो सकता है, और इसके अलावा जब एम्बुलाई जो है वो 60% केसेस में या इससे ज़्यादा केसेस में जो है ऑब्स्ट्रक्ट भी कर सकता है। ठीक हो गया। एम्बोलिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द मीडियम साइज आर्टरीज विद द सब्सिक्वेंट वेस्कुलर रप्चर कैन रिजल्ट इन द पल्मोनरी हेमरेज। ठीक हो गया ना। एम्बोलिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द मीडियम साइज आर्टरी, जो मीडियम साइज आर्टरीज हैं उनकी एम्बोलिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी। हम ऑब्स्ट्रक्शन बेटा रुकावट को कहते हैं विद सब्सिक्वेंट वेस्कुलर रप्चर, उसमें फिर जो वेस्कुलर वेसल्स हैं उनका रप्चर हो जाएगा और इसकी वजह से जो है वो पल्मोनरी हेमरेज होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। फिर इसके अलावा क्या है, इसके अलावा बेटा एम्बोलिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द स्मॉल एंड आर्टरीज पल्मोनरी ब्रांचेस ऑफन डज प्रोड्यूस द हेमरेज या इंफ्रैक्शन। तो एम्बोलिक ऑब्स्ट्रक्शन स्मॉल एंडेड आर्टरीज की और पल्मोनरी ब्रांचेस की जो है वो कह रहा है कि ये ज़्यादातर क्या करती हैं, ये प्रोड्यूस कर सकती हैं हेमरेज या फिर इंफ्रैक्शन प्रोड्यूस कर सकती हैं। ठीक हो गया। ये देखें ये आपका इंफ्रैक्शन है हार्ट में। ये देखें जहाँ पर अक्सर जो है, ये मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया है कि ये बाइफर्केशन वाली जगह पर जाकर जो है ये जमता है, क्योंकि आधा इस साइड पे हो जाएगा आधा इस साइड पे, तो यहाँ आकर बैठ जाएगा। तो ये देखिए हार्ट जो है हमारे कार्डियल इंफ्रैक्शन में ये एम्बुलेंस जो है आपको नजर आ रहा है। फिर दूसरी जो मेन टाइप है बेटा वो है सिस्टेमिक थ्रोम्बो एम्बुलिज्म। तो सिस्टेमिक थ्रोम्बो एम्बुलिज्म क्या है, वो कह रहा है कि मोस्टली सिस्टेमिक एम्बोलाई 80% अराइज फ्रॉम द इंट्राकार्डियल न्यूरल थ्रोम्बाई। किससे होगा? 80% जो सिस्टेमिक थ्रोम्बो एम्बुलिज्म होगा वो किसकी वजह से होगा बेटा? वो आपका होगा इंट्राकार्डियल न्यूरल थ्रोम्बाई की वजह से। ठीक है ना। द रिमाइंडर जो है 80% से जो बाकी बच जाएगा 20% ऑर्टिक एनोरिज्म से होगा, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग से होगा, वेल्वुलर वेजिटेशन से होगा, या फिर वेनस थ्रोम्बाई की वजह से होगा। 10 से 15% जो है वो कहता है कि उसकी रीजन अभी तक हमें नहीं मालूम। आर्टीरियल एम्बोलाई जो है ये ट्रैवल कर सकता है बहुत ज़्यादा जगहों पे, वाइड वैरायटी ऑफ साइट्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा जगहों पर जो है ये मूव कर सकता है। ठीक है ना। मोस्ट कॉमन टू रेस्ट इन द लोअर एक्सट्रीमिटी 70% ऑफ द ब्रेन आर या ब्रेन 10%, मतलब कि लोअर एक्सट्रीमिटीज में ये कितने परसेंट ट्रैवल कर सकता है? 75%। और ब्रेन में कितने परसेंट ट्रैवल कर सकता है? 10%। ठीक हो गया। अदर टिश्यूज जिसमें इंटेस्टाइन्स हैं, किडनीज हैं, उनमें भी ये ट्रैवल कर सकता है, स्प्लीन में और अपर एक्सट्रीमिटीज में भी जो है ये ट्रैवल करता है। ठीक है ना। लेकिन उनमें इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता, मतलब ओकेजन है, बहुत कम चांसेस हैं उसमें। ज़्यादातर किस में करेगा? लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में 75% और ब्रेन में 10%। बाकी ये बेटा कुछ अदर टिश्यूज़ में भी करता है जिसमें इंटेस्टाइन्स हैं, किडनीज हैं, स्प्लीन है, या फिर अपर एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। फिर उसके बाद तीसरी किस्म जिसमें फैट और मैरो एम्बुलिज्म हो जाएगा। देखें माइक्रोस्कोपिक फैट ग्लोब्यूल्स कैन बी फाउंड इन द पल्मोनरी वेस्कुलेचर आफ्टर द फ्रैक्चर्स ऑफ द लॉन्ग बोन। ठीक है ना। अगर लॉन्ग बोन्स का फ्रैक्चर हो चुका है तो उसके बाद आपको माइक्रोस्कोपिक फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो नजर आएंगे पल्मोनरी वेस्कुलेचर में, या फिर इन सेटिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू ट्रामा या बर्न्स। ठीक है ना। ये सॉफ्ट टिश्यू ट्रामा अगर हो जाएगा या बर्न्स वगैरह हो जाएगी तो भी आपको माइक्रोस्कोपिक ग्लोब्यूलेंस जो हैं ये नजर आना शुरू हो जाएंगे। दीज इंजरीज रप्चर द वेस्कुलर साइनोसाइड्स इन द बोन मैरो। अब ये जो इंजरीज हैं ये क्या करेंगी कि जो साइनोसाइड्स हैं बोन मैरो के उसको ये रप्चर कर देंगी। ठीक है। स्मॉल वेन्यूल्स को रप्चर कर देंगी और इसके अलावा क्या करेंगी? अलोइंग द मैरो और एडिपोज टिश्यू टू हर्निएट इनटू द वेस्कुलर स्पेस। बात को जरा समझें बेटा जी। होता ये है कि इसमें जो इंजरीज हैं ब्लड वेसल्स की वो अगर साइनोसाइड्स वाली जगह पे होती हैं या बोन मैरो वाली जगह पे या स्मॉल वेन्यूल्स की जगह पर होती हैं तो जो एडिपोज टिश्यूज हैं वो हर्निएट का क्या मतलब होता है? हर्निएट का मतलब होता है अंदर दाखिल हो जाना। ठीक है ना। मतलब कि इसको आम जुबान में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई रोशनदान से कमरे के अंदर की तरफ झांक रहा है तो हम उसको कहेंगे इज हर्निएटिंग।
सो जस्ट लाइक दैट कि अगर जो आपकी ब्लड वेसल है वो वहां से रप्चर हो चुकी है तो वहां उस रप्चर वाली जगह से जो चीज अंदर की तरफ घुसेगी उसको हम हर्निएशन कहते हैं. So these injuries rupture the vascular sinusoids in the marrow or small venules, allowing the marrow or adipose tissue to herniate into the vascular space या फिर travel to the lungs, या फिर ये lungs की जानब चली जाएंगी या फिर उधर ही vascular space में जहाँ पर इंजरी हुई है उसमें herniate कर जाएंगी. So fat embolism occurs in some 90% of the individuals with severe skeletal injuries. फैट जो है एम्बोलिज्म वो 90% इंडिविजुअल्स में हो सकता है और इसके साथ साथ स्वेयर स्केलेटल इंजरी भी ये करवा सकता है. लेस देन 10% ऑफ सच पेशेंट्स हैव एनी क्लिनिकल फाइंडिंग्स. ठीक है ना, 10% से कम लोग या कम ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनमें कोई ना कोई क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे. ठीक हो गया. ये बेटा ये तस्वीर है, ये देखें किस तरह से ये देखें फैट जो है ये डिपॉजिट हो गई है. इससे जो ब्लड फ्लो है नॉर्मल वो भी रुक जाता है और आहिस्ता आहिस्ता अगर ये बहुत ज़्यादा फंस जाएगी तो जो ब्लड फ्लो है वो दोबारा बाउंस बैक होना शुरू हो जाएगा. अब ये देखें बोन मैरो एम्बोलिज्म द पल्मोनरी सर्कुलेशन द सेलुलर कंपोनेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एम्बुलस आर हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स while the cleared vacuoles represents the marrow fat. ठीक है ना, ये जो cleared vacuole है ये marrow fat को represent करता है. The relatively uniform red area on the right of the embolus is an early organizing thrombus. ठीक है ना, early organizing thrombus क्या है? ये जो red area है ये early organizing thrombus है. थ्रोम्बस या एम्बुलस इसको हम बोल सकते हैं. ठीक हो गया. फिर है जी फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम. ये एक छोटी सी डिजीज है या कंडीशन कह लें. फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम देखें द टर्म अप्लाइड टू द मिनॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स हु बिकम सिम्टोमेटिक. ठीक है ना, जो पेशेंट्स बहुत कम हैं और वो सिम्टोमेटिक हैं उनके साथ ये टर्म जुड़ी हुई है. इसकी करेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएगा बेटा फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम में के पल्मोनरी इनसफिशिएंसी आ जाएगी, न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स हो सकते हैं, अनीमिया हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है एंड इज फैटल इन अबाउट 5 to 15% ऑफ द केसेस. मतलब कि 5 से 15% लोग ऐसे भी होंगे जिनमें फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम होगा, उनकी डेथ भी हो सकती है. ठीक है ना, फैटल कहते हैं कि जिसमें शरह अमवात. ठीक है ना. सो टिपिकली 1 to 3 days after the injury there is a sudden onset of the trachea dyspnea and ट्रेकिकार्डिया. ठीक है ना, ट्रेकार्डिया. सो 1 to 3 days में क्या होगा कि सडन ऑनसेट हो जाएगा टेकैफनिया या फिर डिसेप्निया और ट्रेकार्डिया. सो इरिटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस. ठीक है ना, इरिटेबिलिटी किसको कहते हैं? इरिटेशन को. और रेस्टलेसनेस कहते हैं कि सुकून ना करना. कैन प्रोग्रेस टू डेलिरम और कोमा. ठीक है ना, तो वो आपको डेलिरम या फिर कॉमे की जानब भी लेके जा सकता है. ठीक है ना. अ डिफ्यूज्ड फटीकी रिलेटेड टू रैपिड ऑनसेट ऑफ द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड कैन बी यूजफुल डायग्नोस्टिक फीचर. ठीक है ना, मतलब कि डिफ्यूज फटीकी जो कि रिलेटेड किससे होगी? रैपिड ऑनसेट ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से, वो आपको डायग्नोस्टिक फीचर की तरफ भी लेके जा सकती है. पैथोजेनेसिस देखें इसकी क्या है. मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन भी करवा सकती है ये जो है, और इसके अलावा ये बायोकेमिकल इंजरी भी करवा सकती है. देखें कैसे. रेड सेल्स एंड प्लेटलेट्स एग्रीगेट कैन अक्लूड द पल्मोनरी एंड सेरिब्रल माइक्रोवेस्कुलेचर. जो रेड सेल्स हैं वो एक्यूलेट कर सकते हैं पल्मोनरी और सेरिब्रल माइक्रोवेस्कुलेचर में. रिलीज ऑफ द 3 फैटी एसिड्स फ्रॉम द फैट. उस फैट से जो 3 फैटी एसिड्स हैं वो रिलीज होंगे, ग्लोब्यूल्स, और वो एक्स्ट्रा एक्साबिरेट कर जाएंगे. एक्साबिरेट द सिचुएशन बाय काजिंग द लोकल टॉक्सिक इंजरी. क्या करवा देंगे? लोकल टॉक्सिक इंजरी करवाएंगे एंडोथेलियम की एंड प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड ग्रैन्यूल रिक्रूटमेंट करवा देंगे. ठीक हो गया. नेक्स्ट बेटा इसमें देखें वो है जी एयर एम्बोलिज्म. सो एयर जो है ये भी एम्बोलिज्म काज कर सकती है, अमल कर सकती है. गैस बबल्स विद इन द सर्कुलेशन कैन कॉलेज to form the frothy mass that obstructs the vascular flow and cause the distal ischemic injury. ठीक होगा ना. गैस अगर बबल्स आकर खून की नालियों में जमना शुरू हो जाएंगे तो भी ये खून के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करवा देंगे. अ वेरी
small volume of the air trapped in the coronary artery during the bypass surgery or by the neurosurgery in the sitting position can occlude flow with dire consequences। वो कहते हैं कि बाईपास करते हुए या न्यूरो सर्जरी करते हुए अगर छोटी सी या थोड़ी सी भी हवा अंदर चली गई है खून की नाली में तो ये क्या करवा सकती है, क्या करवा सकती है बेटा, ये आकर एम्बोलिज्म करवा सकती है। ठीक है ना, एम्बोलिज्म करवा सकती है। इसलिए एहतियात किया करें सिरिंज वगैरह लगवाते हुए या ड्रिप वगैरह लगवाते हुए कि जो जब ड्रिप या सिरिंज थोड़ी सी रह जाए ड्रिप तो उसको बंद कर दिया करें। ये नहीं कि हवा ना अंदर जाए, हवा अंदर अगर आपकी खून की नाली में चली गई तो बेटा एम्बोलिज्म का करवा सकती है। A larger volume of air generally more than 100 cc is necessary to produce the clinical effect। कहते हैं कि अगर 100 cc से कम अगर एयर होगी तो वो वैसे फिरती रहेगी, उससे कोई क्लिनिकल इफेक्ट आपको नजर नहीं आएगा, बंदा ठीक रहेगा। अगर 100 cc से ज्यादा हो जाती है हवा जो कि खून में शामिल होगी तो जाकर आपको क्लिनिकल सिम्टम्स जो है वो नजर आएंगे। डिकम्पोजिशन सिकनेस डिकम्प्रेशन सिकनेस अकर्स व्हेन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस सडन डिक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डीकम्प्रेशन, कंप्रेशन किसको कहते हैं बेटा, दबाने को, और डीकम्प्रेशन किससे हो जाएगा, कम दबाना। तो अगर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका डिक्रीज होता है अचानक से तो एक सिकनेस हो जाएगी, एक बीमारी हो जाएगी, इसको हम डीकम्प्रेशन सिकनेस कहते हैं। इसमें क्या होगा, जिसमें बेटा स्क्यूबा और डीप सी डाइवर जो समुद्र में नीचे गहराई में जाते हैं, अंडर वाटर जाते हैं, या फिर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होंगे, या फिर वो इंडिविजुअल जो कि अनप्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट में बैठे होते हैं, उनमें ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा इंक्रीज अमाउंट ऑफ गैस पार्टिकुलर नाइट्रोजन जो है इसमें वो आपके खून में शामिल हो जाएगी और टिश्यूज में शामिल हो जाएगी। ठीक हो गया ना बेटा। नाइट्रोजन जो है ये इसमें बहुत ज़्यादा नोटोरियस है, अमोनिया, नाइट्रोजन वगैरह ये ऐसी गैसें हैं जो कि आपके ब्लड में डिजॉल्व होकर आपको डेथ की जानब लेके जा सकती हैं। ये देखिए एयर एम्बोलिज्म ये थी, नॉर्मल खून की नाली थी, इसमें ये रेड ब्लड सेल जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हवा आ गई है, हवा आने से क्या हो गया कि खून की नाली जो है वो बंद होगी। बिल्कुल इसी तरह से एक और तस्वीर है, देखें ये यहाँ पर हवा आ गई है, हवा आने से क्या हो गया कि खून की नाली जो है वो बंद हो गई है। उसके बाद देखिए एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म इज द 5th मोस्ट कॉमन काज ऑफ द मैटरनल मॉर्टेलिटी वर्ल्ड वाइड। वो कहते हैं कि ड्यूरिंग मतलब कि मैटरनिटी कंडीशन, मतलब बच्चे पैदा करते हुए ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म जो है वो 5वीं बड़ी वजह है मौत की। इट अकाउंट्स फॉर रफली 10% ऑफ द मैटरनल डेथ in the United States and result in permanent neurological deficit in as many as 85% of the survivors। तो वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो डेथ रेट है इसकी वजह से वो 10% है, 85% लोग जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म इज एन एमनियोस कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लेबर एंड इमीडिएट पोस्ट पैरेटम पीरियड। वो कहते हैं कि लेबर में या पोस्ट पैरेटम पीरियड में जो है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म जो है ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। सो इंसिडेंट इज ओनली अप्रॉक्सीमेटेड 1 into the 40,000 डिलीवरीज। 40,000 डिलीवरी में एक सिर्फ ऐसा केस आएगा जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो सकता है। द मॉर्टेलिटी रेट जो है इसमें फिर जिसको 40,000 में से एक किसी बंदे को अगर होगा तो उसमें 80% चांस है कि वो मर जाएगा। ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, सडन सवेयर डिसएपनिया, साइनोसिस और शॉक है, न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट है, रेंजिंग फ्रॉम हेडेक से शुरू होगी और सीजर्स और कोमा की तरफ आपको ले जाएगी। इसके अलावा क्या है, पेशेंट सर्वाइव कर जाएगा, सर्वाइव द इनिशियल क्राइसिस पल्मोनरी एडिमा। ठीक है ना, ये पल्मोनरी एडिमा में इनिशियल जो है स्टेजेस पे या क्राइसिस के ऊपर पेशेंट जो है वो सर्वाइव कर जाएगा। डिवेल्प्स विद द डिसैमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन। इसके अलावा ये इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन के साथ डिसैमिनेटेड, बेटा डिसैमिनेटेड से मुराद फिर वही है कि अपनी असली जगह से उतर कर किसी दूसरी जगह पर जाने को हम डिसैमिनेशन कहते हैं। काजेज क्या हैं, इन्फ्यूजन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड और फीटल टिश्यू इनटू द मैटरनल सर्कुलेशन। ठीक है ना। अब बेबी जो है उसका फ्लूइड अगर माँ के अंदर चला जाता है या फिर क्या होता है कि मैटरनल सर्कुलेशन जो है जैसे कि उसमें अगर वो फट जाती है, वाया द टेयर किस कहते हैं फटना, इन द प्लेसेंटा अगर फट जाती है तो मेम्ब्रेनस या फिर रप्चर हो जाती हैं, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएं या फिर यूट्राइन वेन्स जो है वो रप्चर हो जाएं तो उसमें जो है ये हो सकता है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। इसमें फाइंडिंग्स क्या होंगी, ऑटोप्सी में आपको स्कैमस सेल्स नजर आएंगे जो कि शेड हुए होंगे, कहाँ से उतरे होंगे, फीटल स्किन से उतरे होंगे या लेन्यूगो हेयर से या फिर फैट से या फिर वर्निक्स केजियोजा से। ठीक हो गया। इसके अलावा म्यूसिन जो कि कहाँ से आ गया, ड्राइव फ्रॉम द फीटल
रिस्पिरेटरी या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक से म्यूसन आएगा, वो आपको नजर आ सकता है। इन द मैटरनिटी या मैटरनल पल्मोनरी माइक्रोवेस्कुलेचर, उसमें आपको नजर आ सकता है। इसके अलावा क्या है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, डिफ्यूजन या डिफ्यूज एल्वेलर डैमेज हो सकता है, प्रेशर ऑफ द फिब्रिन थ्रोम्बाई इन मैनी वेस्कुलर बेड्स ड्यू टू द डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ फिब्रिन, तो अगर फिब्रिन जो है थ्रोम्बाई वो अगर मौजूद होगी इन मैनी वेस्कुलर बेड्स ड्यू टू द डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन, वो कहते हैं कि डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन की वजह से जो है आपको बहुत ज़्यादा फिब्रिन थ्रोम्बाई जो है वो नजर आ सकते हैं, ठीक है ना। ये बेटा तस्वीर है, देखें, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, टू स्मॉल pulmonary arterioles are packed with the laminated spirals of the fatal squamous cells. There is a marked edema and congestion elsewhere. The lung contains the small organizing thrombi consistent with the disseminated intravascular coagulation. थैंक यू सो मच। आई होप कि बेटा आप लोगों को समझ आ गई है। आज का हमारा लेक्चर जो था बेटा वो था एम्बोलिज्म के बारे में। एम्बोलिज्म क्या होता है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है, जो अपनी ओरिजिनल जगह से उतरेगा और किसी दूसरी जगह पर फंस जाएगा। क्लासिफिकेशन की थी, इसमें सॉलिड लिक्विड गैसेज हो सकते हैं, कार्डियक एम्बोलाई हो सकता है, आर्टीरियल एम्बोलाई हो सकता है और वेनस एम्बोलाई। फिर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म क्या है इसके बारे में बताया, आर्टीरियल थ्रोम्बो एम्बोलिज्म और वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का फर्क आपको बताया। फिर बेटा हमने डिस्कस किया पुल्मोनरी एम्बोलिज्म को, ठीक है ना, सोर्सेज को, पुल्मोनरी एम्बोलिज्म के मेजर फंक्शंस को, कॉन्सिक्वेंसेस को, और इसके अलावा फिर हमने डिस्कस किया जी सिस्टेमिक थ्रोम्बो एम्बोलिज्म को, फैट और बोन मैरो एम्बोलिज्म को, और इसके अलावा हमने फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम को डिस्कस किया है, ठीक है ना, पैथोजेनेसिस को उसके डिस्कस किया है। फिर आखिर पे हमने एयर एम्बोलिज्म को डिस्कस किया है, ठीक है ना। फिर आखिर पे सबसे आखिर पे हमने एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म जो है उसको डिस्कस किया, जिसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, काजेस बताएं और फाइंडिंग्स बताएं। ठीक हो गया जी। अगर किसी बात की बेटा समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, और बिग रॉबिन से आप लोगों ने पढ़ना है आज के लेक्चर के लिए, ठीक है ना। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।